दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आज और बातें हम आपको बताने वाले हैं। क्या जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं बता दें आपको। आज बात होगी खरीफ में उड़द की बुआई की। फिर बताएंगे आपको हम आम की एक बेहद ही स्वादिष्ट किस्म रटौल के बारे में। और फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान रविंद्र मलिक से और अंत में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर और देखें खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। खरीफ में उड़द की बुआई की जाती है और इसके लिए पहले ही तैयारियां करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो आगे चलकर अच्छी उपज हासिल होती है। साथ ही आपको बता दें कि जायद में भी इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो आइए विज्ञान और किसान सेगमेंट में इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। भारत में उड़द को कलाई, माश, माहा या उड़द के नाम से जाना जाता है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी दालों के मुकाबले उड़द में ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन और एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। उड़द में प्रोटीन की मात्रा 24% और कार्बोहाइड्रेट की 60% होती है। उड़द का इस्तेमाल हलवा, इमरती, पापड़, कचौड़ी, इडली, बड़ी, पूरी और डोसा जैसे व्यंजनों में किया जाता है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के सिंचित इलाकों में ज्यादा होती है। जहां तक पैदावार का सवाल है तो इस बार कृषि मंत्रालय ने 27 लाख टन से भी ज्यादा पैदावार का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 22 लाख टन था। उड़द को नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है जो बरसात में मिल जाती है। 700 से लेकर 900 मिलीलीटर की बारिश में इसे कामयाबी के साथ उगा सकते हैं। अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 7.8 के बीच हो। बारिश शुरू होने से पहले 2-3 बार जुताई करके खेत को तैयार कर ले और फिर अच्छी बारिश होने के बाद बीज बो दे। ऐसा करने से फसल की अच्छी बढ़वार होगी। बुआई कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 10 सेंटीमीटर रखना होगा, जबकि बीज की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर रहेगी। अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि उन्नत किस्म के बीज बोने से पैदावार करीब 22% बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीजों का चुनाव करें। उड़द में पीला चितकबरा बीमारी लगने का खतरा रहता है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में इजाद की है जो इस बीमारी को नहीं होने देती। KU 99, KU 21, KU 309 और AKU 15 खरीफ में बोई जाने वाली ऐसी ही किस्में हैं। इनके अलावा आप VBN 6, VBG 04, को 6, माश 114 और पंत उर्द 31 का चुनाव भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्द पकने वाली किस्में चाहिए तो पंत उर्द 40, VBN 5 और प्रसाद बो सकते हैं। जहां कहीं अधिक वर्षा हुई है वहां जल भराव ना होने दें। बोने के 20 से 25 दिन बाद पत्ती छेदक, पत्ती काटने वाले और पत्ती चूसने वाले पीड़क कीटों से बचाव करें। उड़द में थ्रिप्स, हरे फुदके, कमला कीट और फली छेदक कीट का भी खतरा रहता है। रोगों और कीटों से बचने के लिए हमेशा वैज्ञानिकों की सलाह से दवा का छिड़काव करें।
सभी को बेहद पसंद होता है और गर्मियों के मौसम में तो इसकी मांग काफी हद तक बढ़ जाती है। इसकी कई तरह की किस्में हैं और उसी में से एक है रटौल। जी हाँ, बता दें आपको कि अब इस किस्म को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। हमारे किसानों ने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है। तो आइए इसी संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। बाजार में इन दिनों आम की बहुत सारी किस्में आ रही हैं, जैसे दशहरी, देसी, तोतापरी, फजली, आम्रपाली, अल्फांजो इत्यादि। इन्हीं में से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में एक आम अपने रसीले स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। जहां पर ये आम रखे होते हैं, वहां पर ये सुगंध बिखेरते हैं। ये आम है रटौल। बागपत जिले के रटौल कस्बे से निकला ये आम आज लोगों की पहली पसंद बन रहा है। यहाँ के किसान बताते हैं कि उनके दादा ने रटौल आम के पेड़ लगाए थे और उन्होंने ही इस किस्म को इजाद किया है। उन्होंने इन पेड़ों की देखभाल की और रटौल आम को पहचान दिलाने के लिए काफी प्रयास किया और अंततः वो सफल हुए। भारत सरकार द्वारा इस आम को जीआई टैग मिला और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आम महोत्सव में रटौल आम को प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये रटौल आम जो है रटौल गांव के अंदर 1912 में पैदा हुआ। 1920 में इसकी नर्सरी लगाई गई और सन 27 में उस नर्सरी को कैटलॉग बना के बाकायदा 461 मैंगो की वैरायटीज इकट्ठी करके उसका इनॉग्रेशन किया गया और 1935 में इसको रजिस्टर कराया गया शोहरे आफाक नर्सरी के नाम से। उसके बाद से इस आम की शोहरत बढ़ती गई। 1935 में ये लंदन की एग्जीबिशन में भी हिंदुस्तान की तरफ से रखा गया और वहाँ पर भी इसने पहला इनाम हासिल किया। उसके बाद से इसकी शोहरत परवान चढ़ती गई और सन 35 में 41 में ये जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले ही ये पाकिस्तान के कई सूबों में और कई शहरों में जा चुका था और ये इसकी शोहरत होते होते इसने अपने 100 साल का सफ़र पूरा किया और यहाँ तक हुआ कि हमारे ज़िले की, हमारे स्टेट की और हमारे गांव की पहचान रटौल आम बन गया। और उसके बाद फिर हमें ने ये सोचा कि हम इसको जीआई कराएं। उसके लिए 2010 में हमने जीआई के लिए अप्लाई किया और भरपूर मेहनत करने के बाद, पूरी इसकी पैरवी करने के बाद उसमें कुछ रुकावटें भी आईं, लेकिन उन सबको हमने फुलफिल करने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें अब जिसका जीआई दिया है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये अब जीआई जो मिला है, ये मैंने इसकी शुरुआत की थी और उमर फरीदी रटौल प्रोड्यूसर्स मैंगो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके नाम से हमें ये हासिल हुआ। बाज़ार में बहुत सारी आम की किस्में मिलती हैं, जैसे दशहरी है और बहुत सारी किस्में हैं। इसी में एक किस्म है रटौल। कहते हैं कि रटौल बहुत प्रसिद्ध है आम। इसकी जानकारी लेने के लिए हम रटौल के गांव में पहुंचे हुए हैं और गांव में पहुंच के हम बाग में पहुंचे हुए हैं। हमारी मुलाकात है, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, इस गाँव के बहुत ही प्रतिष्ठित उन्हीं के बाग हैं, डॉक्टर मिराजुद्दीन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रटौल की क्या कहानी है और रटौल इतना फेमस क्यों हुआ है। सर आप बताइए। रटौल जहाँ और वैरायटीज़ हैं उसके मुकाबले ये हमेशा पसंद किया गया और जिस एग्जीबिशंस में भी गया, कम से कम 10 कंट्रीज़ में, विदेशों में हमने मैंगो फेस्टिवल्स किए हैं। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, उसके तहत लगभग 10 कंट्रीज़ में हम लोगों ने मैंगो जहाँ भी रखा ये फर्स्ट प्राइज़ लिया इसने, ये रटौल। मगर अफसोस ये रहा कि आज प्रोड्यूस यहाँ कम हो रहा है, पाकिस्तान इसे ज़्यादा क्लेम कर रहा है कि उनके यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान से आ रहा है। ये मुकाबला हम लोगों का हुआ है। जीआई टैग भी अभी फरीदी साहब ने बताया कि मिला है, मगर मुसीबत सबसे बड़ी है कि क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग, उनके यहाँ एक वायबिलिटी ये है कि वो लॉन्चेस से ले आते हैं, फ्रेट कम पड़ता है उन्हें, और वहाँ से वापसी में वो जो पानी के जहाज़ होते हैं उसे पेट्रोल डीजल ले जाते हैं।
उन्हें वायबिलिटी उस सूरत में बन जाती है। हमारे यहाँ अगर नॉर्थ इंडिया से कहीं से भी आम जाता है या कोई और फल भी जाता है वो एयर कार्गो से जाता है। इसके अलावा दूसरा सब्सिडी बहुत कम है, अपीडा देता है सब्सिडी मगर कम देता है। खैर ये तो रहा इसके मार्केटिंग का मसला। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ भी जिस एग्जीबिशन में गया ये फर्स्ट प्राइज़ इसने लिया। हद ये कि पिंजौर में हुई थी तो फर्स्ट प्राइज़ रटौल को मिला और भारत केसरी का खिताब उन्होंने दिया, मगर प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। ये एक अफसोसनाक बात है और पेड़ कटते चले जा रहे हैं। आम सब जर्नल रटौल ही नहीं बल्कि सभी उन्होंने तो डाक टिकट भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो पेड़ कटने से को रोकें, दूसरा ये कि जितना प्रोडक्शन इसका हो सकता है, जितने इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, ICR के कम से कम 10 इंस्टीट्यूट हैं, वो उनमें इसकी पौध लगवाएं और इसे बाकायदा फ्री लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रमोट करें, जब जाके ये हम मुकाबला कर सकते हैं। अब ज़रूरत ये है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया ना कि गवर्नमेंट को अलग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और इसमें ज़रूरी है। पिछले दिनों हम लोग मिले हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे संजय अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा कि मैं कराता हूँ इसे और प्रमोशन करेंगे इसका और करना चाहिए। जब एक इतना अच्छा खूबसूरत आम है कि एक जगह रख दीजिए आप और पूरी में कमरे में पूरे घर में महक हो जाती है, तो इसे बढ़ाना चाहिए। तो और भी बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगी, जो रटौल में मिल जाएंगी। 500-600 वैरायटीज़ हैं और जिनका नाम इन्होंने लिया अभी आफाक साहब का, वो तो ये आखिर तक ये कोशिश करते थे कि बेल बना दें इसकी आम की। हाँ, वो करते रहे मगर वो कामयाब नहीं हो सके, उसमें उनकी डेथ हो गई फिर। तो ये रिसर्च वर्क यहाँ बहुत हुआ, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई ग्रेडिंग सेंटर है, ना पैकेजिंग सेंटर है, ना कोई और सुविधा है, नर्सरी होनी चाहिए। बाजार में आम की बहुत सारी किस्में मिलती हैं। ऐसी ही एक किस्म है रटौल। रटौल की पता करने के लिए हम रटौल गांव में आए हुए हैं और पिछले दिनों लखनऊ में एक आम महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे साथ हबीबुर रहमान जी हैं, आइए जानते हैं उनको ये प्रथम पुरस्कार कैसे मिला, आप बताइए। जी, लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में 4 से और 7 तारीख तक 4 दिन का आम महोत्सव था। उसमें मैं यहाँ से तकरीबन 15 वैरायटी लेके गया था। रटौल मेरी मेन वैरायटी थी और 4 तारीख में शाम को ही जैसे ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रटौल जो है प्रथम आया है, तो चारों तरफ शोर मच गया था और लोग जो है बड़े उत्साहित थे कि भाई हमें रटौल चाहिए। मैंने कहा सर रटौल मैं तो डिस्प्ले के लिए लेकर आया हूँ, बेचने के लिए तो लेकर नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कैसे भी अरेंज कराओ। हम 500 रुपये किलो तकरीबन वहाँ डिमांड पहुँच गई थी, लेकिन मैंने कहा भाई मैं डिस्प्ले के लिए लेकर आया हूँ, बाकी नहीं लेकर आया। जब आपको प्रथम पुरस्कार मिला तो आपको कैसा लगा और आप क्या सोच रहे थे? जी, मुझे मतलब शुरू में तो मैं डिस्प्ले करा था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा तो तकरीबन 1000 वैरायटियाँ वहाँ लगी थी, डिस्प्ले हुई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा शायद नंबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे योगी जी ने वहाँ जाके मेरे आम को टेस्ट किया तो उन्होंने कहा भाई बेस्ट है, एकदम खुशबू में इतना अच्छा है, और उन्होंने कहा प्रथम पुरस्कार रटौल को देते हैं। तो मैं खुशी से ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले मैंने रटौल वालों को, अपना यहाँ गांव वालों को बताया कि मैं प्रथम आ गया हूँ, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे जानते हैं कि रटौल आम क्यों प्रसिद्ध है, उसके बारे में बताइए। रटौल आम एक्चुअली जब भी आप उसे लेंगे आप उसकी स्मेल की से अट्रैक्ट होंगे।
स्मेल से जैसे अट्रैक्ट होंगे, उसे जैसे आप बाइट लेंगे फिर उसका और ज़्यादा टेस्ट आएगा। लोग क्या करते हैं, तीन चार आम लेके अपने टेबल पे, सेंटर टेबल पे रख लेते हैं, तो उससे खुशबू हो जाती है पूरे घर में। तो इसलिए भी बहुत फेमस है और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग टेस्ट है और अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है कि एक आम खा लेता है आदमी और वो सेटिस्फाई हो जाता है, ना कि 10 आम खा के सेटिस्फाई होता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पहले वो इंजीनियर था, मुंबई में नौकरी किया करता था, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और फिर वो किसान बन गया। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हरियाणा के रविंद्र मलिक से, जो पहले नौकरी करते थे मेट्रो सिटी मुंबई में और अब वो हरियाणा में किसान बनकर कार्य कर रहे हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव लाने की मुहिम में लगे हुए हैं। आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं हमारे सेगमेंट में। कोरोना कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाया है। बहुत से लोगों की जिंदगी तो 360 डिग्री घूम गई। रविंद्र मलिक 360 डिग्री वाली कैटेगरी में हैं। खेतों में पसीना बहाते इस शख्स को देखकर कौन कहेगा कि ये सिविल इंजीनियर है। इंजीनियर से किसान बनने की इनकी कहानी सिर्फ 2 साल पुरानी है। तब ये मुंबई में जॉब करते थे। कोरोना आया और लॉकडाउन ने इन्हें वापस अपने गांव भैंसवाल कला पहुंचा दिया। इन्होंने अपने कई जान पहचान वालों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जान गंवाते देखा था। इनका मानना है कि इन बीमारियों का एक कारण फसलों में डाले जाने वाले रसायन भी हैं। जैविक खेती की और इनके रुझान की यही सबसे बड़ी वजह बनी। लॉकडाउन के कारण जब मैं गांव में रहा तो मैंने गांव में 12-13 दिन तक, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो खेतों में रहना स्टार्ट किया। खेतों की ज़िंदगी जी। यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, देखा कि किस तरह से हम मेट्रो सिटी में और किस खेतों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। मेट्रोज़ में हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। यहाँ रहते हुए मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते गए। मैंने अपने पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देखा। उन विचारों में मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने बहुत निजी लोगों को कैंसर के कारण खो दिया। उनमें से एक साथी मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनके पिताजी का देहांत जब हुआ तो वो उनके दाह संस्कार पे भी नहीं आ पाए इस लॉकडाउन के कारण। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती गई। जब हम देखते हैं इस तरह की कोई मौत होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा पहले वाला खाना नहीं रहा और हमारा खाना बदल गया। अब हमारे खाने में केमिकल आ गया, जहर का रूप इतना हो गया हमारे खाने में कि हमारा शरीर, हमारे बच्चे, बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उस शिशु को भी हम एक शुद्ध खाना नहीं दे पाते हैं। ये इस तरह के जब विचार आए तो ये हुआ कि भाई क्यों ना हम शुरुआत करें जहर मुक्त खाना बनाने की। तब हमने शुरुआत की जी। इसमें हमने काफ़ी लोगों से कुछ बातचीत की, सीखा, उनके खेतों को विज़िट किया, देखा, समझा।
इसमें जो चीज़ें थी मेन वो थी कि हम केमिकल को छोड़ दें, जो हमारा मूल रूप है खेती का। हमने अपनी धरती को, पानी को, हवा को अगर शुद्ध करना है तो हमें खेती में ही सुधार करने होंगे। हम कितने ही पेड़ लगा लें, कितने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएँ, उन सब का तब तक यूज़ नहीं रह जाता जब तक हम जहर को डालना बंद ना कर दें। हम स्प्रे के रूप में जब जहर डालते हैं तो वो हवा में भी जाता है, धरती में भी जाता है और धरती के थ्रू पानी में भी जाता है। उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शुद्ध खाना होगा। शुद्ध खाने के लिए हमें शुद्ध खुद उगाना होगा। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में मौसम की मार हमेशा ही बनी रहती है। हमेशा आशंका रहती है कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं ओलावृष्टि हो गई, अधिक बारिश हो गई तो हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। इसी डर के साथ हमारे किसान खेती करते हैं, लेकिन इस डर को दूर किया जा सकता है किस तरह से? अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करके, और ये संभव है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए। तो फिर आइए हमारे सेगमेंट में इसी संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी ओले, कभी चक्रवात, कभी आसमानी बिजली तो कभी आग, कभी जल भराव, कभी भूस्खलन। ये सब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारी फसलों को नष्ट कर देती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का इंतजाम करती है। बस आपको एक छोटा सा बीमा कराना है और सारी चिंता भूल जानी है। रबी, खरीफ और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए अलग अलग बीमा कराना होगा। बीमे के लिए किसानों को प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम दर बहुत कम है। रबी फसलों के लिए महज 1.5%, खरीफ के लिए 2% और सालाना वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी प्रीमियम की रकम सरकार की ओर से जमा की जाएगी। 2016 में शुरू की गई इस योजना के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1. अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। 2. किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। 3. किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और 4. कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई से पहले और कटाई के बाद होने वाले जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। कीटों और बीमारी से हुए नुकसान पर भी किसान भरपाई के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर 2 हफ्तों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी किसान भरपाई का दावा कर सकते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले भी अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बस आपको नुकसान होने के 72 घंटों के अंदर अंदर बीमा कंपनियों को इसकी जानकारी देनी है। कंपनी नुकसान का आकलन कराएगी और फिर नुकसान की भरपाई कर देगी। भुगतान में देरी होने पर कंपनी किसान को 12% का ब्याज भी देगी। अभी खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए आवेदन हो रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल अभी तक करीब 8,98,000 किसान कुल मिलाकर 8,68,000 हेक्टेयर पर बोई फसलों का बीमा करा चुके हैं, जबकि पिछले साल खरीफ सीजन में 1.5 करोड़ के आसपास किसानों ने बीमा कराया था। बीमा कराने वाले किसानों में लगभग 83% छोटे और सीमांत किसान हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।